कौन थे यशोवर्मन? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो प्राचीन भारत के एक राजा थे, कन्नौज से राज करते थे। एक ऐसा शहर जिसे हर एम्बिशियस रूलर पाना चाहता था। यशोवर्मन 8वीं सदी सीई की शुरुआत में लगभग 725-752 के आसपास सत्ता में आए। कईयों की तरह वो किसी बड़े राजवंश में पैदा नहीं हुए थे। उनका सत्ता में आना पूरी तरह से एम्बिशन, मिलिट्री स्किल और मौके का फायदा उठाने का नतीजा था। 607 सीई में हर्षवर्धन के साम्राज्य के टूटने के बाद नॉर्थ इंडिया आपस में लड़ते राज्यों का मैदान बन गया, जिसमें कन्नौज सबसे बड़ा इनाम था। यशोवर्मन ने सिर्फ देखा नहीं, वो इस अफरा तफरी में कूद पड़े और अपना खुद का साम्राज्य बनाया। उनके नाम का मतलब है फेम से प्रोटेक्टेड, और उन्होंने यकीनन इसे सच साबित करने की कोशिश की। वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। उनके शासनकाल में बड़े मिलिट्री कैंपेन्स हुए और कन्नौज में एक शानदार कल्चरल सीन फला फूला। यशोवर्मन का मकसद कन्नौज की खोई हुई शान लौटाना था, एक नए साम्राज्य का सपना देखते हुए। वो सिर्फ एक लोकल राजा नहीं थे। उनके एम्बिशंस पूरे भारत के लिए थे, और उन्हें उनकी जीत और कल्चरल पेट्रोनेज दोनों के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी शुरुआती मध्ययुगीन भारत की अशांत, कंपेटिटिव दुनिया का एक अहम चैप्टर है। चलिए परतें हटाते हैं और जानते हैं कि यशोवर्मन की लेगेसी क्यों आज भी कायम है। यशोवर्मन का सत्ता में आना कोई परियों की कहानी नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर था। हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज एक चाहा हुआ, अस्थिर इनाम बन गया। कई लोगों ने इस पर राज करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ जब तक यशोवर्मन नहीं आए। उनके मूल के बारे में बहस होती है, लेकिन यह साफ है कि उन्होंने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी, मिलिट्री ताकत और चतुर अलायंसेस का इस्तेमाल किया। 780s की शुरुआत तक वो राजा बन चुके थे। कन्नौज की किस्मत को फिर से चमका रहे थे। वो सिर्फ राज नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कन्नौज एक नए साम्राज्य का दिल बने। उनके एम्बिशन ने उन्हें दूसरे ताकतवर शासकों के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। यशोवर्मन का सत्ता में आना कोई हादसा नहीं था। ये स्ट्रैटेजी, ताकत और मौके का फायदा उठाने का नतीजा था। वो सिर्फ कन्नौज के राजा नहीं थे, उनका मकसद कन्नौज से एक सम्राट बनना था। सत्ता में आने के बाद यशोवर्मन रुके नहीं। उन्होंने एक दिग्विजय शुरू किया, यानी जीत का अभियान। उनके कारनामों का मेन सोर्स गौडवहो है, एक दरबारी महाकाव्य जो भले ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया हो, पर उनके बड़े एम्बिशंस को दिखाता है। उन्होंने सबसे पहले गौड़ राज्य, आज का बंगाल और बिहार, को निशाना बनाया और पूरब में एक बड़े दुश्मन को हराया। फिर उनकी सेनाएं दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ीं, डेक्कन के शासकों से भिड़ीं और सिंध के अरबों का भी सामना किया। कविता में दावा है कि वो हिमालय और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। हालांकि ये शायद बस पोएटिक बातें हैं, फिर भी उनके अभियान दूर तक फैले हुए थे, जिनका मकसद सिर्फ रीजनल ताकत नहीं बल्कि इंपीरियल स्टेटस हासिल करना था। उन्होंने चालुक्यों और अरबों जैसी बड़ी ताकतों का सामना किया। इन जीतों ने उनके प्रभाव को बढ़ाया, लेकिन भविष्य के झगड़ों की नींव भी रखी, खासकर कश्मीर के ललितादित्य के साथ। यशोवर्मन के मिलिट्री जोश ने उनके शासनकाल को परिभाषित किया और पॉलिटिकल नक्शे को बदल दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। हम यशोवर्मन की कहानी कैसे जानते हैं? उनके अपने शब्दों से नहीं, बल्कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सुरागों से। गौडवहो, जो उनके दरबारी कवि ने लिखी थी, हमारा मेन सोर्स है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव इतिहास से ज्यादा एक तारीफनामा है। कल्हण की राज तरंगिणी, जो बाद का एक कश्मीरी वृत्तांत है, एक अलग नजरिया पेश करती है, जिसमें ललितादित्य के हाथों यशोवर्मन की हार का जिक्र है। जैन ग्रंथों में भी उनका जिक्र मिलता है, कभी कभी अलग अलग डिटेल्स के साथ। हैरानी की बात है कि उनके शासनकाल के सीधे इंस्क्रिप्शनल सबूत बहुत कम हैं।
कोई बड़ा शाही फरमान नहीं बचा है। इससे इतिहासकारों को उनकी कहानी पक्षपाती और कभी-कभी कॉन्ट्रडिक्टरी सोर्सेस से जोड़कर बनानी पड़ती है। ये हिस्टोरिकल जासूसी का काम है, तुलना करना, सवाल उठाना और एक भरोसेमंद कहानी को फिर से बनाना। यशोवर्मन की लेगेसी इन्हीं बिखरे हुए दिलचस्प टुकड़ों के जरिए जिंदा है। कन्नौज इतना जरूरी क्यों था? यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह नॉर्थ इंडिया का ताज था। गंगा किनारे इसकी लोकेशन ने इसे व्यापार, दौलत और कम्युनिकेशन का हब बना दिया था। कन्नौज की शाही लेगेसी, खासकर हर्ष के समय में, इसे ताकत और लेजिटिमेसी का सिंबल बनाती थी। कन्नौज पर कब्जा करने का मतलब था साम्राज्य का दावा करना। यशोवर्मन ने इस लेगेसी पर कब्जा किया, इसका गौरव लौटाने और इसे अपने राज का दिल बनाने का मकसद रखा। कला और विद्या को उनका संरक्षण इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। कन्नौज को कल्चर और अथॉरिटी के केंद्र के तौर पर पेश करना। शहर का आकर्षण यशोवर्मन के समय के बहुत बाद तक बना रहा, सदियों तक दुश्मनी को हवा देता रहा। उनका शासनकाल कन्नौज के शानदार इतिहास में एक अहम चैप्टर था। यशोवर्मन ने शासन कैसे किया? हालांकि डिटेल्स कम है, उन्होंने शायद अपने जमाने के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स को अपनाया। सेंट्रलाइज्ड शासन, प्रांतीय बंटवारा और एक मजबूत मिलिट्री। जमीन और व्यापार से मिलने वाला रेवेन्यू उनके अभियानों और प्रोजेक्ट्स को फंड करता था। उनका दरबार एक कल्चरल चुंबक बन गया, जो वाकपति राज जैसे कवियों और विद्वानों को खींचता था, जो गौडवहों के लेखक थे। लिटरेरी सीन खूब फला फूला, शायद भवभूति जैसे गुणी लोगों को भी आकर्षित किया। कलाओं का संरक्षण सिर्फ प्रेस्टीज के लिए नहीं था, ये उनके शासन को लेजिटिमाइज करने का एक तरीका था। मंदिर, साहित्य और विद्या ने कन्नौज को सभ्यता की रोशनी के तौर पर पेश किया। यशोवर्मन की लेगेसी जितनी पॉलिटिकल है, उतनी ही कल्चरल भी है। उनके शासन ने कन्नौज को 8वीं सदी के भारत में क्रिएटिविटी और पावर का केंद्र बनाया। यशोवर्मन के राज में आम जिंदगी कैसी थी? राज्य खेती पर फलता फूलता था। उपजाऊ मैदान राज्य और उसके लोगों का पेट भरते थे। कन्नौज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से व्यापार खूब बढ़ा। बाजारों में सामान और आइडियाज भरे रहते थे। कारीगरों और व्यापारियों के गिल्ड्स शहरी जीवन को आकार देते थे, जबकि पारंपरिक वर्ण व्यवस्था समाज को स्ट्रक्चर देती थी। धर्म में विविधता थी। हिंदू धर्म का दबदबा था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म भी मौजूद थे। कन्नौज की कल्चरल रौनक एक ऐसे समाज को दिखाती थी जो विद्या और कलाओं को महत्व देता था। मंदिर और शायद मठ पूरे इलाके में फैले हुए थे, जो सामाजिक ताने बाने को शक्ल देते थे। यशोवर्मन के शासन का मकसद स्थिरता और खुशहाली लाना था, जिससे उनके शाही एम्बिशंस को बढ़ावा मिला। उनका युग जटिलता, विकास और कल्चरल गतिशीलता का था। हर साम्राज्य का अंत होता है, और यशोवर्मन का साम्राज्य भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। उनके सबसे बड़े दुश्मन कश्मीर के ललितादित्य ने एक अभियान चलाया जिसने यशोवर्मन के दबदबे को खत्म कर दिया। हार के बाद कन्नौज की ताकत कम हो गई और उसका भविष्य अनिश्चित हो गया। आम और दुंदुक जैसे उत्तराधिकारियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनका शासन कमजोर और थोड़े समय का था। कुछ समय के लिए कन्नौज शायद कश्मीरी प्रभाव में आ गया होगा, लेकिन कंट्रोल ज्यादा देर तक नहीं रहा। यशोवर्मन के पतन ने एक नया पावर वैक्यूम पैदा किया, जिसने जबरदस्त त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की जमीन तैयार की। जल्द ही पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट कन्नौज की लेगेसी के लिए आपस में लड़ने वाले थे। यशोवर्मन का शासन अगले बड़े मुकाबले के शुरू होने से पहले एक छोटा, शानदार दावा था। तो यशोवर्मन की लेगेसी क्या है? वो सिर्फ कुछ समय के राजा नहीं थे। उन्होंने कन्नौज की शाही प्रतिष्ठा को फिर से जिंदा किया और उसे कल्चर और पावर का केंद्र बनाया। उनके मिलिट्री अभियान हालांकि आखिर में रोक दिए गए, पर उन्होंने जबरदस्त एम्बिशन दिखाया और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को नया रूप दिया। वो एक डायनामिक, कंपेटिटिव युग के एक की प्लेयर थे। उनके दरबार की कल्चरल उपलब्धियों, खासकर लिटरेचर में, ने एक गहरी छाप छोड़ी। यशोवर्मन ने
हर्ष के साम्राज्य और त्रिपक्षीय संघर्ष ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बीच के फासले को पाटा। उनकी कहानी एम्बिशन, क्रिएटिविटी और कन्नौज के हमेशा बने रहने वाले आकर्षण का सबूत है। भले ही उनका साम्राज्य थोड़े समय के लिए था, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। यशोवर्मन का नाम भारत के समृद्ध ऐतिहासिक ताने बाने के एक अहम हिस्से के तौर पर याद किए जाने लायक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल इमेज ऑफ हिस्ट्री AIH को जरूर सब्सक्राइब करें।